चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। आज का दंगल दिल्ली नगर निगम के अंदर हुए घमासान पर है। आज दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था। पीठासीन अधिकारी ने पार्षदों की शपथ शुरू करने का ऐलान किया, लेकिन पहले नामित पार्षदों की शपथ पर ऐतराज करते हुए आम आदमी पार्टी ने संग्राम छेड़ दिया। पीठासीन अधिकारी के टेबल पर चढ़कर हंगामा शुरू हो गया। दस्तावेज फाड़ दिए गए। फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच धक्का मुक्की। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। खींचतान से लेकर मारपीट और गाली गलौज तक हुई। पार्षदों का शपथ ग्रहण नहीं हो सका। अब पीठासीन अधिकारी आगे कभी भी बैठक बुला सकती हैं। इस पूरे हंगामे में दोनों ही दल एक दूसरे पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने एमसीडी के फ्लोर पर आज जो फाइट देखी है उससे सब हैरान हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली में मेयर के चुनाव में आप बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या 250 में से 134 सीट पाने वाली आम आदमी पार्टी को मेयर चुनाव में हारने का डर है? क्या बीजेपी और आप अगले 5 साल तक दिल्ली नगर निगम में काम की जगह कोहराम मचाती रहेंगी? दिल्ली की जनता का ऐसे में क्या होगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हाथापाई, धक्का मुक्की, खींचतान, तोड़फोड़, गाली गलौज। एमसीडी का सदन कुरुक्षेत्र बन गया था। किसी की उंगली कटी थी, किसी के कपड़े फटे थे, किसी को घूसे पड़े थे, किसी को घसीटा गया था। 250 पार्षदों में से 1-1.5 दर्जन को छोड़कर बाकी हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, घेराव और प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों ही दल एक दूसरे पर संविधान की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जनता ने हरा दिया, बुरी तरीके से हार गए वो लोग, तो ये कर रहे हैं। आप देखिए, ये कर रहे हैं। हमारे एक पार्षद का 2 बार से चुना हुआ ये पार्षद है, इसका खून बहा रहे हैं। और जो पार्टी सदन में भी उसके नंबर अच्छे, उनके नंबर ज्यादा हैं, उसके बाद भी ये हालत, उसके बाद भी सदन की गरिमा को गिराना। ये सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे हैं, लफंगे हैं, बदतमीज हैं, ये सबको पता है। ये उनके पार्टी की इंटरनल मीटिंग नहीं है कि कोई भी मुंह खोलेगा उसको मारना शुरू कर दोगे, तोड़ना शुरू कर दोगे। दरअसल चिंगारी पहले से सुलग रही थी, सदन में भड़क गई। घटना कुछ ऐसी रही। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने इस बाबत शपथ भी ली और उसके बाद से उन्होंने जैसे ही घोषणा की कि अब जो है नॉमिनेटेड पार्षद है, जो कि एलजी के जरिए 10 नॉमिनेशन किया जाता है, वो अब शपथ लेंगे। उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश गोयल, जो कि सबसे सीनियर नेता हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरे 15 साल तक आप शासन में रहे, अब तो इसको बदलो और ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये उतना सुनना था कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और वो जो है वेल में आ गए और वेल में आते ही उन्होंने घेराव किया पीठासीन अधिकारी का और साफ तौर पर कमिश्नर का भी घेराव किया है और जो है पर्चियां फेंकी हैं और धक्का मुक्की हुई है, स्कफल जैसी स्थिति हुई है। आज महापौर चुना जाने वाला था, डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला था और सिर्फ 10 कदम आगे जो दरवाजा इसी के अंदर जो सदन है, इस सिविक सेंटर की 4थी मंजिल पर, यहाँ आज वो हुआ है जो लोकतंत्र को शर्मसार करता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स, चुने हुए प्रतिनिधि एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ रहे थे जैसे सड़क पर कोई स्ट्रीट फाइट चल रही हो। किसी कॉर्पोरेटर का हाथ कट गया है, किसी महिला का आरोप है कि उसके साथ वहां पर उसको जो है धक्का मुक्की की गई है। हंगामा आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, बीजेपी ने बढ़ा दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी पहले से बौखलाई थी, क्योंकि पहले तो एमसीडी के कमिश्नर ने बिना केजरीवाल सरकार से पूछे 10 सदस्यों के नाम उपराज्यपाल को भेज दिए, जिसे मंजूरी भी दे दी गई। केजरीवाल ने एलजी से कहा कि यह गैर संवैधानिक है। फिर एलजी ने आम आदमी पार्टी की ओर से सुझाए गए नाम को दरकिनार करके सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बना दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे मनमानी बताया। फिर सत्या शर्मा ने कार्रवाई शुरू होते ही पहले नामित सदस्यों की शपथ कराने की घोषणा कर दी, तो आम आदमी पार्टी ने हमला बोल दिया।
एमसीडी के सिविक सेंटर में ये संग्राम मेयर चुनाव को लेकर मचा है। अभी 5 साल की एमसीडी सरकार कैसे चलेगी, इसकी झलक मिल चुकी है, क्योंकि ये संग्राम तब छिड़ा है जब एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव होना था। मेयर पद के लिए 250 पार्षदों के अलावा 7 लोकसभा सांसद, 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायकों को भी वोट डालना था। मेयर पद के लिए 133 वोट चाहिए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षदों ने चुनाव से दूरी बना ली थी और निर्दलीय उम्मीदवारों के अलावा आम आदमी पार्टी के पार्षदों में भी क्रॉस वोटिंग की आशंका थी। इसलिए पहले से आशंकित आम आदमी पार्टी ने शपथ से पहले ही हंगामा शुरू कर दिया। नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई और अन्य चीजें हुई। सबसे पहले गैर कानूनी, गैर संवैधानिक प्रक्रिया से पीठासीन अधिकारी को बनाते हैं, फिर गैर संवैधानिक प्रक्रिया से पार्षदों को नॉमिनेट करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संविधान के आर्टिकल 243(r) का हवाला देते हुए लिखा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते। आम आदमी पार्टी अब इस मामले में अदालत तक जाने की धमकी दे चुकी है। वैसे मेयर, डिप्टी मेयर पद पर मचे संग्राम के बीच एक तथ्य ये भी है कि अभी एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 3 महीने के लिए होना है, क्योंकि डीएमसी एक्ट की धारा 267 के मुताबिक एमसीडी का सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। यानी 31 मार्च को नए साल के लिए फिर से मेयर का चुनाव कराना होगा। फिलहाल एमसीडी का सदन स्थगित है। पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा आगे सत्र बुला सकती हैं। सुशांत मेहरा, रामकिंकर सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। गली मोहल्ले सड़क पर आपने दंगल खूब देखा होगा, मारपीट भी देखी होगी, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब माननीयों की सामने आती हैं तो अपने आप में पूरा का पूरा सदन शर्मसार हो उठता है। मेयर का ये चुनाव, लेकिन आपने देखा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में किस तरह से भिड़ते हुए, जूतम पैजार वहां पर हुई। सवाल यह है क्या इसी तरह की तस्वीर अगले 5 सालों तक बनती हुई दिखाई देगी? इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रवेश वर्मा जी, आप लोकसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश सहगल जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं, आप दिल्ली सरकार के मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या सभी तक हमारी आवाज पहुंच रही है? प्रवेश जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो पहला सवाल आपसे ही, ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कंपटीशन चल रहा हो? ऐसी तस्वीरें देख करके आप शर्मसार नहीं होता है देश का लोकतंत्र? अब आप बिल्कुल बहुत ही शर्मसार होता है और सारे देश की जनता और खासकर दिल्ली की जनता बहुत अपना दुखी होगी ये देखकर कि उन्होंने जिन लोगों को अभी अभी पार्षद चुना है वो कैसे आम आदमी पार्टी के लोग वहां पे लड़ाई कर रहे थे। इसमें आप बार बार ये कह रहे हैं कि सारे माननीय वहां पे लड़ रहे थे। मैं चित्रा जी कहना चाहता हूं, मैं वहां पर मौजूद था, वहां पर अच्छा खासा शपथ स्टार्ट हो गया था, एक पार्षद ने शपथ भी ले ली थी। उसके बाद में कोई बीजेपी का पार्षद वहां पर नहीं उठा, केवल आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने उठकर, ना केवल वो उठे बल्कि अपनी अपनी सीटें छोड़कर सारे स्टेज के ऊपर चढ़ गए। वहां पे जो मेयर थी, ऑफिसर थी सत्या शर्मा, उनके पास पहुंच गए। जहां पर शपथ चल रही थी उस व्यक्ति के हाथ से सारे कागज छीन लिए, जितने कागज पड़े थे टेबल पर सबको उठा लिया, माइक को तोड़ दिया। वहां पे कमिश्नर के पास चले गए और एक नहीं, दो नहीं, 50-60 आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने वहां पर ये हंगामा किया। जब परंपरा चली आ रही है कि पहले जो चुने हुए पार्षद हैं उन्होंने, जानते हैं दिल्ली, ठीक है सर, जब ये परंपरा चली आ रही, जैसे हमारे साथ सौरभ भारद्वाज जी जुड़ेंगे, मैं उनसे इस सवाल का जवाब लूंगी। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है ये परंपरा चली आ रही है कि जो चुने हुए पार्षद हैं पहले उनको शपथ दिलाई जाती है, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, तो उनका भड़कना स्वाभाविक था। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है चित्रा जी कि पहले जो अपना चुने हुए पार्षद है उनको शपथ दिलाइए? आप मेरे को वो एक्ट दिखाइए, आप मेरे को वो डीएमसी का एक्ट का वो वाला पैराग्राफ दिखाइए जहां पर ये लिखा हुआ है
मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बोला नोटिफिकेशन कल पड़ा है। अगर इनको कोई आपत्ति होती तो कल ही इनको चिल्लाना चाहिए था। मैंने दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन पढ़ा है, जहां पर वो नोटिफिकेशन ये कहता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उसको नई दिल्ली का डीएम पहले शपथ दिलाएगा और उसके बाद में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो बाकी पार्षदों को शपथ दिलाएगा जी। उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद में मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। अब आप मेरे को बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, जो मनोनीत पार्षद है वो केवल 10 हैं, जो इलेक्टेड पार्षद है वो 250 हैं जी। तो आप पहले 10 को शपथ दिलाकर उसके बाद में 10-10 के लॉट में 250 पार्षदों को शपथ दिलाना था। अब आवाज दोबारा चलेगी, आवाज केवल इतनी सी बात है ना कि पहले मनोनीत क्यों और बाद में इलेक्टेड क्यों? तो पहले इलेक्टेड होता बाद में मनोनीत होता, तो सारे पार्षद की पावर एक है, सारे पार्षद का नाम पार्षद है, तो अगर पहले उनको और बाद में उनको, ये क्या झगड़ा है? ठीक है सर, अब झगड़ा आप लोग जिस नाम पर करें, चाहे परंपरा के नाम पर करें, चाहे नियम के नाम पर करें, चाहे आपस में जिस तरह की भी कला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखे, लेकिन इससे क्या जनता का नुकसान नहीं हो रहा है? दिल्ली के लोगों ने अगर चुनकर आपके भी पार्षदों को बड़ी तादाद में भेजा है, आम आदमी पार्टी के भी, लेकिन अगर झगड़ा और धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आएंगी तो चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। सौरभ जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आप तक? सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज जी, ये तस्वीरें देखकर क्या शर्मसार नहीं होता है देश का लोकतंत्र? और ये तो अभी ट्रेलर है, 5 साल क्या करेंगे आप लोग? उनको फोन करो कि आवाज नहीं आ रही है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जल्दी सौरभ, ठीक है सर, अगर मेरी आवाज आप तक मिल रही हो, इन तस्वीरों पर जरा आपकी टिप्पणी। कंपटीशन लगा हुआ है इस जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो सांसद महोदय आपके बीच में बैठे हैं वो ये नहीं बता रहे कि मनोनीत जो पार्षद होते हैं, मतलब वो इलेक्शन नहीं जीते हैं, वो सिर्फ बेईमानी से एलजी द्वारा बनाए गए हैं और थोपे गए हैं इस हाउस पे। क्या उनको हाउस में वोटिंग का राइट है? उनको वोटिंग का राइट नहीं है और आज उनको इलीगली वोट करा के ये एमसीडी पे कब्जा करना चाहते थे। लड़ाई इस चीज की है, लड़ाई ओथ की नहीं है। दूसरी लड़ाई किस चीज की है? ये सांसद है, इस बार दूसरी बार सांसद बने हैं। मैं पूछना चाहता हूं वर्मा जी से कि जो प्रो टर्म स्पीकर होता है, जो प्रो टर्म मेयर होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, वो कौन होता है? कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट मेंबर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि एलजी ने बेईमानी से उनको मनोनीत किया। नहीं है, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में, सब कॉर्पोरेशन में होती है। और हमारे कौन है जो सीनियर मोस्ट पार्षद है? वो है मिस्टर मुकेश गोयल। इन्होंने क्या किया? एलजी साहब से मिलके अपनी भाजपा की एक पार्षद को इन्होंने हाउस में थोप दिया, वो भी इलीगल है। तो ये दो इलीगैलिटी करने की कोशिश कर रहे थे। पहली बात कि ये जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है उनको जबरदस्ती वोट दिलवा के एमसीडी में कब्जा करना चाहते थे। और दूसरी बात, जो इलेक्शन सिर्फ मेयर का होना था, ये तीनों इलेक्शन एक साथ करा के अपने इलीगल प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंतर्गत इसमें झालमेल करके गड़बड़ी करना चाहते थे, बेईमानी करना चाहते थे। तो मेज पर चढ़ जाएंगे, हंगामा करेंगे, धक्का मुक्की होगी। सौरभ भारद्वाज जी, तो बेईमानी है, मतलब अगर ताकत है तो मेज पर चढ़कर इस तरह से धक्का मुक्की। प्लीज सौरभ भारद्वाज की आवाज ठीक कीजिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है। लेकिन सौरभ भारद्वाज जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो टीवी के माध्यम से ही, तो एलजी का जो पक्ष आया है वो जरा मैं आपको सुना देती हूँ। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस की तरफ से बयान सामने आया है। कहा गया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1957 एक्ट के तहत 10 लोगों को मनोनीत किया गया है और इस एक्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अनुभव या ज्ञान हो उन्हें एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो जब एलजी के पास ये अधिकार है तो गैर कानूनी कैसे हो गया ये नॉमिनेशन? सौरभ भारद्वाज जी, एलजी के पास ताकत है ना इस बाबत? बिल्कुल ठीक बात है। आवाज पहुंच रही है सौरभ भारद्वाज तक? चित्रा जी, एलजी साहब यहाँ पे भी, एलजी साहब का ऑफिस यहाँ पे भी खेल कर गया। ये नहीं बता रहे हैं कि इन मनोनीत पार्षदों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। एलजी क्यों नहीं स्पष्ट करते इस बात को कि क्यों आज एमसीडी के अंदर एलजी साहब से आदेश आया कि ये जो नॉमिनेटेड काउंसलर है जिनको किसी ने वोट देके नहीं चुना, ये लोग हाउस में वोट देंगे। ये कैसे वोट दे सकते हैं? ये इलीगल है। और ये मैं नहीं कहता, ये देश का संविधान कहता है। आर्टिकल 243R और आर्टिकल 243S साफ साफ कहते हैं कि जो मनोनीत पार्षद होते हैं, नॉमिनेटेड काउंसलर होते हैं, वो हाउस के अंदर वोट नहीं दे
सकते, और प्रवेश वर्मा जी इसको नकार नहीं रहे। अभी तक इन्होंने इस बात का खंडन नहीं किया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि ये लोग बेईमानी से इस बार वोट दें, नहीं तो कहें वो खंडन करें इस बात का। क्यों नहीं एलजी आदेश पास करके कहते हैं कि हम इस बात का खंडन करते हैं? प्रवेश वर्मा जी, राज्यसभा एमपी भी तो नॉमिनेटेड होते हैं, क्या वो वोट नहीं देते हैं क्या? प्लीज सौरभ भारद्वाज को आवाज साफ नहीं जा रही है, आप दुरुस्त कराइए जल्दी से। उसके पहले आलोक जी, क्या इस तरह की तस्वीरें इसके पहले देखने को मिली हैं राजधानी दिल्ली में? दिल्ली जिस पर दुनिया भर की निगाह होती है, यहां पर छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब मान्यों की एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, जूतन पैजार की तस्वीरें सामने आएंगी, एक दूसरे पर कैसे पिल पड़े ये जो माननीय है पार्षद, ये तस्वीरें आप देखिए। धक्का मुक्की करने में ऐसा लग रहा था कंपटीशन चल रहा है और यहां पर अवार्ड लेने की होड़ मची हो कि कौन किसको ज्यादा धक्का दे देता है। आलोक जी, इस पर टिप्पणी इन तस्वीरों पर। केवल दिल्ली नहीं, पूरा देश और भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह से शर्मसार है। और ये आज जो कहावत है ना कि दिल्ली की भैंस तो गई पानी, पिछले 15 वर्षों से बीजेपी ने एमसीडी में जम के रूप मचाई, और आज ऑपरेशन कमल का ही एक रूप मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर पूरी तरह से। आज मैं कहूंगा चित्रा जी, आज दिल्ली पेरिस बन गई है। केजरीवाल जी ने आज दिखाए हैं कि दोनों लोग जिम्मेदार हैं। 1 घंटा आज तक पे बैठ के वो उसको आरोपित करेगा, वो उसको आरोपित करेगा, और दिल्ली पेरिस बन जाएगी। आज एल्डरमैन पहले भी बने, पहले भी सरकारें रही, पहले भी नॉमिनेशन हुए, लेकिन जिस तरह की बंदरबाट और जिस तरह से आज करोड़ों रुपए के बजट को हड़पने की लड़ाई दिल्ली में नजर आ रही है, ये पूरा देश देख रहा है। हाँ। ये लड़ाई केवल और केवल बजट की है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं फिर वोटिंग में हिस्सा ले रही है? अब केजरीवाल तैयार बैठा हुआ है। हाँ, जब इतना खराब माहौल है वहां पर और दिल्ली की जनता का पैसा लूटने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं, तो अपने आप को क्यों साइड में कर लेती है कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं वोटिंग में हिस्सा लेती है? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं बताता हूँ चित्र, और डील हुई है दोनों के बीच में। का आज हमें पता था कि इन लोगों की क्या क्या प्लानिंग है और क्या करके जाएंगे। अभी इनके एक सांसद कह रहे हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर ब्लेड लेके गए, तो दिल्ली पुलिस क्या वहां पर पकौड़े चल रही? स्कैनिंग क्यों नहीं की गई? जब पता था हंगामा होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को वहां पर किसकी जिम्मेवारी? लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। बीजेपी चालाकी से गेम करना चाहती थी कि किसी तरह से 10 लोगों की वोट हो जाए और उसके बाद क्या हो, फिर न्यायालय में लड़ते रहिए। और आजकल तो न्यायालय के फैसले भी ऐसे ही होते हैं कि जो लगता है बीजेपी अपने घर से बना के भेजती है, फिर 5 साल तक लटकाए रखिए, एक बार मेयर बन जाएगा। आप लोग वोटिंग से क्यों गायब रहना चाहते हैं आलोक शर्मा जी? कांग्रेस पार्टी की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, अगर पार्षद चुन कर आए हैं आपके भी, तो वोटिंग होगी, नदारद रहेंगे, हर महत्वपूर्ण मामले में नदारद रहेंगे, फिर ऐसे चुने हुए पार्षदों का क्या काम, बताइए आप। देखिए, मुझे लगता है अगर 9 पार्षद वहां पर रहते भी चित्रा जी, तो उनके वोट डालने या ना डालने से भी किसी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं होना। अरे 10 पार्षदों को लेकर ही, मनोनीत पार्षदों को लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के 9 पार्षदों, एक पार्षद कोई मायने नहीं रखते। कहीं ना कहीं हमें भी आरोपित किया जाएगा। आज दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 2002 से 7 तक कांग्रेस की कॉर्पोरेशन थी, कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी के समय पे, मदन लाल खुराना जी के समय पे कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार रही और चाहे राज्य में किसी की भी सरकार रही, जब से पार्टी केजरीवाल और बीजेपी आए हैं, सत्ता की भूख इन दोनों की इतनी है कि लड़ मर रहे हैं दोनों। ठीक है, जाए भाड़ में। सौरभ भारद्वाज जी, बीच में आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, आपने आलोक शर्मा जी को सुना, जल्दी से जवाब दे दीजिए। और प्रवेश वर्मा का कहना है कि 10 मनोनीत पार्षद अगर ले ही लेते पहले शपथ, तो इससे क्या हो जाता? उसके बाद 10-10 करके बाकी 250 ले लेते। ये परंपरा चली आ रही है, कोई नियम तो नहीं है ना लिखित में इसको लेकर? चित्रा जी, मैं चित्रा जी आपको 3-4 परंपराओं के बारे में बता देता हूं। पहली बात, जो आदमी प्रोटम मेयर बनेगा, मतलब टेम्परेरी मेयर बनेगा, जो मेयर का इलेक्शन कराएगा, वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जो कि मुकेश गोयल होने चाहिए थे आम आदमी पार्टी से। इन्होंने वो रूल भी तोड़ा, जबरदस्ती अपनी मेयर बनाई, पहली बात। दूसरी बात, प्रवेश वर्मा जी ने अब तक ये नहीं बताया कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि ये मनोनीत पार्षदों से आज वोट करवाना चाहते थे, और क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं है? इन्होंने नहीं बताया।
क्यों नहीं अभी तक एलजी ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दी कि हम लोग बता रहे हैं कि एलजी साहब के यहां से सुबह आदेश आया कॉर्पोरेशन में कि आज नॉमिनेटेड काउंसलर्स की वोट कराई जाएगी और बेईमानी से बीजेपी को जिताया जाएगा। अभी तक इन्होंने खंडन नहीं किया, सुबह से किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इसका खंडन नहीं किया। तीसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि आज भी इस बात के बारे में क्यों पर्दा डाला जा रहा है कि एलजी के यहां से ही आदेश आ जाए। एलजी साहब क्यों नहीं आदेश डाल देते कि भाई ये नॉमिनेटेड काउंसलर्स वोट नहीं डाल सकते। आपके पास तो बहुत पुराने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ठीक है, वो ये बात बता देंगे कि प्रो टर्म मेयर और प्रो टर्म स्पीकर कौन बनता है, नॉमिनेटेड काउंसलर्स के वोट होते हैं या नहीं होते। देश के किसी राज्य में नहीं होते, किसी कॉर्पोरेशन में नहीं होते। ये सिर्फ बेईमानी करके करना चाहते हैं, तो हम क्या इनको बेईमानी करने दें? मतलब ये अपना बना ले और हम फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहे 5 साल तक। सौरभ भारद्वाज जी का कहना है कि आप बेईमानी करना चाहते थे और बेईमानी से रोकने के लिए ही वहां पर इस तरह का माहौल हुआ। बेईमानी से जीतना चाहती है, मेयर बनवाना चाहती है क्या बीजेपी? देखिए, एक तो सौरभ जी को ये बात अब तो शोभा नहीं होती कि वो एलजी के बारे में, एलजी साहब के बारे में बार बार ये बेईमानी का शब्द का जो उपयोग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो हमारे दिल्ली के संविधान के रक्षक हैं। उनको उपराष्ट्रपति जी ने अपनी पावर देकर उनको यहाँ पर दिल्ली में बिठाया है, तो वो संविधान के रक्षक है। वो जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारा डीएमसी एक्ट कहता है उसी के अनुसार कर रहे हैं। वो जो 10 हमारे नॉमिनेटेड पार्षद जो बनते हैं एमसीडी में, वो उपराज्यपाल जी को बनाने का अधिकार है, ऐसा उन्होंने आज अपनी प्रेस रिलीज में भी बताया है। इसलिए उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए उनको बनाया है। अगर वो वोट करेंगे नहीं करेंगे, ये जो भी हमारा डीएमसी एक्ट अगर ये कहता होगा वो उसके अंतर्गत ये पकड़े गए, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। ये पकड़े गए। आज केवल शपथ के बारे, ये बेईमानी है। ये आप ये बताओ सौरभ, अगर बेईमानी करनी होती तो 14 विधायकों में तुम्हारे 13 क्यों बनाते? 7 हमारे होते, 7 तुम्हारे होते। पकड़े गए ना, पकड़े गए। अगर 14 विधायक, अरे क्या पकड़े गए कर रहे हो? पहले बताओ क्या पकड़े गए? पकड़े गए आप पकड़े अरे तुम पकड़े गए, बोलिए ना, बोलिए तुम वहां पे चोरी कर रहे थे, तुमने पकड़े गए सबके सामने, जनता के सामने पकड़े गए। अरे आपकी चोरी पकड़ी गई भाई, आपकी बेईमानी पकड़ी गई। क्या पकड़े गए? आपकी बेईमानी पकड़ी गई, सबके सामने पकड़ी गई। बोलिए, अरे सौरभ बोलिए ना, बोलिए कि वो वोट डाल सकते हैं नहीं डाल सकते, कैसे डाल सकते हैं वो वोट, किस देश में डाले जाते हैं उनके वोट, किस राज्य में डाले जाते हैं मनोनीत पार्षदों के वोट, बताइए। डीएमसी एक्ट कौन से हिसाब से आते हैं? जो डीएमसी एक्ट कहेगा वही होगा, बताइए। तुम्हारे कहने से नहीं चलेगा दिल्ली का कानून, तुम्हारे कहने से दिल्ली का कानून नहीं चलेगा, केजरीवाल के कहने से दिल्ली का कानून नहीं चलेगा। जो पकड़े गए ना, अरे अगर वो नहीं कहता होगा तो नहीं डालेंगे, पकड़े गए। अगर वो नहीं कहता होगा तो नहीं डालेंगे। क्या बताऊंगा मैं आपको? ये पकड़े गए, ये तो खुल्लम पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये पकड़ा गया। अरे अभी तक तो आपको सारे कानून पता थे, अभी तक तो सारे कानून पता थे, अब कानून नहीं पता आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बता रहा हूँ, आर्टिकल 243R, आर्टिकल 243R कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बता रहा हूँ आपको। तुम पहले ये पढ़ लो, गूगल कर लो, फोन में ना आपने, गूगल करके बताओ। 8 गूगल करके उपराज्यपाल जी को 10 243R पार्षद बनाने का अधिकार है या नहीं? बयानों में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, गूगल कर लो, पढ़ लो। हो जाएगी। उमेश सहगल जी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ दिल्ली सरकार के जुड़े हुए हैं। उमेश जी, सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, तो मैं नहीं फंसते हुए, जो सच है भाई सामने आना चाहिए। ठीक है, अब जरा सवाल सुन लीजिए, धैर्य से दोनों लोग सवाल सुन लीजिए। उमेश सहगल जी, मेरा आपसे सवाल है, ये मनोनीत पार्षदों को लेकर जिस तरह का बवाल आज हमने इस सदन के भीतर देखा जहां पर मेयर का चुनाव होना था, इस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी। नियम क्या कहता है, 10 मनोनीत पार्षदों को लेकर नियम क्या है, और वो वोटिंग में क्या हिस्सा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, उनके लिए क्या नियम है, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं आप। देखिए, जहां तक कानून का सवाल है, उसमें जो पहली मीटिंग होती है जिसमें अभी तक मेयर इलेक्ट नहीं हुए होते, तो उसमें एक एलजी पहले नॉमिनेट कर देते हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनता है। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन के और एक दूसरे बंदे को मनोनीत जो एलजी ने किया हुआ है वो प्रिजाइड करता है। ठीक है।
जब इलेक्शन हो जाएगी मेयर की तो फिर मेयर प्रिजाइड किया करेंगे। तो अभी ये स्थिति है कि मेयर की इलेक्शन होनी है। अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या जो स्पीकर है समझ लीजिए लोकसभा में, वो गलत डिसीजन ले ठीक डिसीजन ले, उसकी डिसीजन फॉलो करनी पड़ती है और वो बाद में चैलेंज हो सकती है। अब नया कानून, नया एमसीडी एक्ट आया हुआ है जी। जो पुराने एमसीडी एक्ट में 3 एमसीडी थे, अब एक ही है। बिल्कुल। अब उस पुराने कानून को आप नए स्थिति में लागू नहीं कर सकते। अब जब नया कानून आया हुआ है तो नई स्थिति को लागू करना पड़ेगा। ये करेक्ट है कि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये जो नवोनीत हैं ये मेयर की इलेक्शन के लिए वोट कर सकती हैं कि नहीं। और ये भी ठीक है कि आज तक जितनी इलेक्शन हुई है मेयर की उसमें ये मनोनीत एमपी वोट नहीं करते रहे, मगर उसमें लेकिन परंपरा ये भी है। कुछ आप नहीं ये लिखा कह रहे हुआ हैं कि जो इसमें वार्ड कुछ लिखा हुआ कमेटी नहीं है। बोल रहे हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ परंपरा के नाम पर ऐसा होता रहा है, लेकिन एक मिनट में अच्छा, केवल सौरभ भारद्वाज जी सच बोल मैं रहे हैं, बाकी पूरा सब कर दूं झूठ इसको। बोल जी 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 तो सर, ये मैं अपनी बात पूरी कर दूं जी सर प्लीज। तो आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आगे नहीं बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि वहां ये भी नहीं लिखा हुआ कि जो मनोनीत ऑर्डरमैन है, जो मनोनीत काउंसलर हैं, वो वार्ड कमिटीज के लिए भी वोट कर सकते हैं, चेयरमैन ऑफ दी वार्ड कमिटीज के लिए भी वोट कर सकते हैं। वहां ये भी नहीं लिखा हुआ। एक हाई कोर्ट की डिसीजन आई थी कि वो कर सकते हैं वार्ड कमिटीज वगैरह के लिए। जहां तक मेयर की इलेक्शन का सवाल है, ऐसी कोई हाई कोर्ट की डिसीजन नहीं है। तो इसलिए एक सिस्टम चल रहा है। अब ये कहना कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ये भी नहीं डिसाइड कर सकता कि किसको पहले वोट लेनी चाहिए, किसको बाद में लेनी चाहिए, ये गलत है बिल्कुल। जो कोई पहले ले बाद में ले इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक सब मेंबर्स वोट नहीं ले लेते तब तक इलेक्शन नहीं होती। नहीं हो सकता। तो इलेक्शन के सबको वोट लेने देते, कौन पहले ले रहा है कौन बाद में ले रहा है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डिसीजन है और वो फाइनल है। और कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो एज से जाएगा या पुराने से नए जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ उसमें। तो अगर वो 10 मेंबर्स को जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं पहले वोट ले रहा है, उससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनको वो वोटिंग के लिए अलाउ कर देगा मेयर की इलेक्शन के लिए। ठीक है। अब वो यहाँ तो आगे हो ही नहीं पाया, तो इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो लिखा हुआ है वो वार्ड कमिटीज का भी नहीं लिखा हुआ। वार्ड कमिटीज में हाई कोर्ट की डिसीजन से इलेक्शन हो रही है। तो ये भी अगर मान लीजिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डिसीजन गलत हो जाती है और वो इनको वोट देने देते हैं, तो ये चैलेंज हो सकती है डिसीजन, ये कोर्ट में चैलेंज हो सकती है। मगर उस समय हंगामा करना या एक जबरदस्ती सारी प्रोसीडिंग रोक देना अच्छा नहीं लगता। तो अब पहले ही डिसाइड कर लेना कि हाँ उनको वोट दे दी जाएगी, कैसे आप अज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल। अब आपका डर है, आपका डर है, आपका भय है कि शायद उनको वोट देने के लिए ही उनकी सबसे पहले कराई जा रही है। तो ये तो नहीं कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कि पहले जो वोट लेगा वो वोट करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। अगर कहा है तो वो चैलेंज हो सकती है वो डिसीजन। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जहां तक मुझे पता है, मेरी आई एम रॉन्ग। तो आपको ये सारा जब वार्ड कमिटीज आएगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? वो हाई कोर्ट की डिसीजन अगर नहीं आती तो ऑर्डरमैन वहां भी वोट नहीं कर सकते थे। तो वो तो बैठे होते सिर्फ एक डिस्कशन करने के लिए। अब इसी तरह कई जगह मनोनीत एमपी होते हैं, जिस तरह राज्यसभा में भी मनोनीत एमपी हैं, लोकसभा में भी एक एंग्लो इंडियन और ये और वो होते हैं। ये क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उनको किस जगह में वोटिंग राइट है, कहाँ वोटिंग राइट नहीं है। एमसीडी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। अब आपका एमसीडी एक्ट में उन्होंने एक मेजर चेंज कर दिया है। वो चेंज ये कर दिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जो रोल था पहले, वो खत्म कर दिया है जी। वो रोल खत्म कर दिया है और सारा रोल उन्होंने पावर एलजी को दे दिया है। अब वो गलत है एक्ट, वो ठीक है, मेरे ख्याल वो चैलेंज किया गया है कोर्ट में। तो जब भी कोर्ट डिसाइड करेगी तो फाइनल डिसाइड हो जाएगा। जब तक वो नहीं स्टे होता या जब तक वो एक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब बाद में आप अज्यूम कर लीजिए कि ये होगा ही होगा, ऑर्डरमैन को वोट देने देंगे, ये मेरे मुताबिक बहुत अच्छा नहीं है। होने देते सारी, चलिए उनकी वोट पहले होगी तो क्या हुआ, उनको कोई राइट तो नहीं मिल गया वोट करने का। ऐसा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि मैं इनको अलाउ कर दूंगा। बिल्कुल सर, ट्रू है कि वो बाद में अलाउ कर सकता है, बिल्कुल उसके पास वो प्रिजाइड कर रहा है, अलाउ कर सकता है। पर ये जूम करना कि वो कर देगा, ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। विनोद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ पर फिर तो आम आदमी पार्टी के सारे दावे धराशायी हो जाते हैं। सौरभ भारद्वाज जी,
अगर कुछ लिखित में है नहीं, परंपरा के नाम पर सब कुछ चलता हुआ चला आ रहा है और उसको एज्यूम करके हंगामा कर देना सदन के भीतर। अब सर तो बीजेपी के हैं नहीं, उनकी बातें तो कम से कम मानेगी ना आम आदमी पार्टी। चित्रा जी मेरी बात सुनिए। चित्रा जी, उमेश सहगल जी मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, पंचशील पार्क में रहते हैं और बीजेपी के ही हैं। बाकायदा विजय कुमार मल्होत्रा जी के तो इलेक्शन एजेंट थे, चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए। और मैं 2-3 बातें बता दूं, डीएमसी एक्ट के अंदर ये प्रावधान है, पढ़ लीजिए उमेश सहगल जी पढ़ लीजिए। डीएमसी एक्ट में लिखा है कि नॉमिनेटेड काउंसलर्स मेयर के, डिप्टी मेयर के इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। दूसरी बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 243 नहीं, आर्टिकल 243R और आर्टिकल 243S के अंदर लिखा हुआ है आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो मनोनीत सदस्य होंगे ये सिर्फ वार्ड कमिटीज में वोट देंगे, ये मेयर, डिप्टी मेयर और हाउस में वोट नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। वोट देने के लिए हाँ, ये पहले से ही एज्यूम कैसे कर लिया आपने? ठीक है सौरभ भारद्वाज जी, बता तो रहा हूँ। हाँ, पहले तो आपने चित्रा जी आपके सामने पहले तो उमेश सहगल जी को लेकर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो विस्तार से बता देंगे। अब जब वो विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए रहे हैं। और ये मतलब पहले से ही एज्यूम कर लेना कि ये जो 10 लोग हैं इनको वोटिंग करने दिया जाएगा, इसलिए इतना हंगामा कर लेना। अरे वोटिंग करते तो आप शुरू कर देते हंगामा। पहले से ही माहौल क्रॉस वोटिंग का डर था क्या आम आदमी पार्टी को? सौरभ जी, चित्रा जी एक बात बताइए, आपके चैनल पे मैंने आपके सामने भाजपा के सांसद से पूछा, वो मना कर पाए? वो तो गोलमोल कर रहे हैं बात, तो एक्सपोज तो हो गए। मैडम ये तो वोट कराना चाहते हैं, ये एक्सपोज आपके चैनल पे हो गए। दूसरी बात, उमेश सहगल जी ने ये नहीं बताया कि जो प्रो टर्म स्पीकर बनता है वो सीनियर मोस्ट मेंबर बनता है, ये भी बता दे कि ये झूठ बोल रहा हूं मैं। और हाईकोर्ट के अंदर मैं बताता हूं 2015 के अंदर एक मनोनीत पार्षद गया, जस्टिस बाकरू का फैसला है, उन्होंने कहा कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकता, ये हाईकोर्ट का फैसला है। अब एलजी के पास भी अधिकार है ना, उन्होंने ये भी तो कहा कि एलजी के पास अधिकार है इस मामले में। मतलब उमेश सहगल जी ने कहा है ना कि एलजी के पास अधिकार है, बिल्कुल नहीं है, चैलेंज करें आप, उन्होंने कहा है, अभी कहा है। चलिए उमेश जी, आप चित्रा जी, उमेश सहगल जी बोल दे वो विजय कुमार मल्होत्रा जी के इलेक्शन एजेंट नहीं थे, बीजेपी के नहीं है, बोल दे, वो बोल दे वो बीजेपी के नहीं है। नहीं था, मैं ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी के अंदर, मैं बोल रहा हूँ, मैं विजय कुमार। अरे इनकी डॉटर इन लॉ टिकट मांग रही थी, इनकी डॉटर इन लॉ बीजेपी की। अब ये क्या बात हो गई सौरभ भारद्वाज जी की उनकी डॉटर इन लॉ परिवार के सारे लोगों को जोड़ देंगे आप? ये तो कमाल हो गया। इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी, इस उम्र में झूठ बोल रहे हैं आप। अब ये तो ठीक नहीं है कि अरे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं भाई, किसको टिकट मिला है, ये तो ठीक। अरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं मैडम, उनको तो कम से कम छोड़ दो। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ तो मैं अरे चित्रा जी, मैं इनको, मैं ये कह सकता हूँ आप फैमिली जानता हूँ, ये आप गलत चार्जेस मत लगाइए। अरे मैं तो इनके ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया था। आप गाली देना ये क्रेडिबिलिटी है कि स्विमिंग पूल के अंदर एक लड़की को मोलेस्ट कर रहे थे। बंद कीजिए आप। स्विमिंग पूल में मोलेस्ट किया इन्होंने एक लड़की को अपने स्विमिंग पूल में, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना सौरभ भारद्वाज जी। जिस मुद्दे पर यहाँ पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, अरे इन तस्वीरों पर बोलिए ना आप सौरभ भारद्वाज। महिला आयोग ने जब इनको सम्मन किया था तो मेरे पास आए थे। सौरभ भारद्वाज जी प्लीज, और झूठ बोल रहे हैं आपके सामने। इस उम्र के अंदर स्विमिंग पूल में औरत को छेड़ते हैं, सौरभ भारद्वाज ये क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं आके टीवी के अंदर। शर्म आनी चाहिए आपको। मैं नहीं सोचता था कि इस उम्र में आप झूठ बोलोगे, मैं हैरान हूं आपके झूठ पे। और ऐसे समय में, ऐसी उम्र में कमाल कर दिया। मुझे शर्म आ रही है कि आप इस तरीके की बात आपने मोलेस्ट किया था लड़की को, आप पे मुकदमा हुआ था, आप पे मुकदमा हुआ था मोलेस्टेशन के लिए। बोल दीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, और आप मेरे पास आए थे बचने के लिए। बोल दीजिए झूठ बोल रहा हूं, आपको वुमेन कमीशन से सम्मान आया था और आपने बोला था कि यहाँ पर किस बात पर पर्सनल टॉक नहीं, इस मुद्दे पर किसने किसको छेड़ा था यहाँ पर बैठकर उस पर बातचीत नहीं हो रही है। एक सेकेंड सर, इन तस्वीरों पर एक बार फिर से जरा फुल फ्रेम कीजिए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। मेन मुद्दे पर जिस पर यहाँ पर डिबेट करने बैठे हैं सौरभ भारद्वाज जी, आप हो चाहे वो कोई और भी हो, जिस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं उसी पर रहें। और उन्होंने लड़की को छेड़ा या नहीं छेड़ा, कोर्ट इसका फैसला करे, कानून उसकी सजा तय करेगा। लेकिन अचानक से मुद्दे को डाइवर्ट करके किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा देना सही, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर उन्होंने गलती की है तो कोर्ट सजा दे, पुलिस तय करे। यहाँ पर बैठकर टीवी में हम किस मुद्दे पर डिबेट करने बैठे हैं? ऐसे तो फिर बहुत सारी फहरिस्त आ जाएगी ना नेताओं की
सर कम से कम एक मर्यादा, उसका आचरण और उसका पालन हमें हर जगह करना चाहिए। मैं बहुत विनम्रता से, सौरभ जी आप बहुत बड़े नेता हैं, ठीक है, मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छे से जानते हैं विनोद अग्निहोत्री जी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है ना कि किसने किस लड़की को छेड़ा। मुद्दा है यहाँ पर आपस में माननीय झगड़ा कर रहे हैं, जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है और किसने किसको छेड़ा उस डिबेट पर हम यहाँ पर आ जाएं। विनोद अग्निहोत्री जी सीधे आपके पास आते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। विनोद जी, अब मुझे लगता है कि लगातार आप भी दिल्ली मेयर का चुनाव न जाने कितने सालों से देख रहे हैं, ये जो तस्वीर बनी है क्या इसके पहले कभी बनी थी क्या? और नियम और परंपराओं का हवाला देकर अगर माननीय इस तरह से धज्जियां उड़ाते रहेंगे सदन के भीतर की मारपीट, जूतम पैजार, गाली गलौज, यहां तक आरोप लगा दिए गए हैं कि ब्लेड लेकर लोग पहुंचे हुए थे, एक दूसरे पर हमला किया गया है। चित्रा जी, मैंने जब एमसीडी जब मैं कवर करता था अपनी रिपोर्टिंग के दिनों में, 91, 92, 93 की बात है, उस दौर में तो मैंने इस तरह के दृश्य कभी नहीं देखे। मेयर के चुनाव भी होते थे, स्टैंडिंग कमेटीज के चुनाव भी होते थे, डिप्टी मेयर का भी होता, उसमें आज की तरह पहले भी एक ही एमसीडी थी, बाद में बाइफर्केशन हुआ उसका, अब फिर बाद में यूनिफाई हो गई। अब पुराना डीएमसी एक्ट बदल गया, उसमें संशोधन हो गया, नया डीएमसी एक्ट आ गया, उसके तहत नई एमसीडी बनी, उसके तमाम प्रावधानों को लेकर के वो है। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हैं, तो ये दृश्य बहुत ही अशोभनीय है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये अपने जांच का विषय है। आम आदमी पार्टी कहेगी बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी कहेगी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन मैं मानता हूं दोनों जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी के पास सदन में अगर सब जोड़े, आप पार्षद जोड़े, उसके विधायक जोड़े, सब 150 के आसपास उनका, 275 में उनके आसपास 150 का जो है करीब है, और बीजेपी के पास करीब 112-113 का बनता है मामला जाकर के। अगर 10 ये भी जोड़ दें आप उनके साथ वो जोड़ के, और अब वो विवाद इस पर है कि जो नामित सदस्य उनको वोटिंग राइट है कि नहीं है। सौरभ भारद्वाज आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद का हवाला दे रहे हैं, प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि राज्यसभा में नामित जो सदस्य हैं वोट देते हैं, राज्यसभा के लिए अलग नियम है, एमसीडी के अलग नियम होंगे। लेकिन ये जरूर है कि आज कम से कम ओथ हो जानी चाहिए थी पार्षदों की, और मेयर का चुनाव उसके बाद होता, और मेयर के चुनाव में अगर वोट डालते नामित सदस्य और इस पर विवाद था तो उस पर विरोध करना समझ में आता, बिल्कुल सच बात। तो पहले ओथ हो जानी चाहिए थी। क्या आम आदमी पार्टी को ऐसा कोई डर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं जो है उनके पार्षदों में सेंध लगा सकती है? क्योंकि एक चीज याद करिए, जब जिस दिन नतीजे आ रहे थे, आप भी बैठी थी, हम सब बैठे थे, तो बीजेपी के सारे नेता ये जरूर कह रहे थे कि मेयर हमारा बनेगा। बिल्कुल, मेयर हमारा बनेगा। वो चाहे स्टूडियो में आके कहें या वैसे कहें, हमेशा ये कहते हैं मेयर हमारा बनेगा। संख्या कम रहने पर भी पूरा कॉन्फिडेंस था, नतीजे आने के बाद भी कहा गया। तो हम लोग पूछते भी थे, आपने भी पूछा, हमने पूछा कि भाई कैसे बनेगा। तो अब ये जो आज तरह की घटना हुई है और जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब जहां तक ये बात है कि सबसे वरिष्ठ उमेश सहगल जी ने लेकिन बड़ी बातें कही। देखिए नियमों का हवाला, क्योंकि परंपरा के नाम पर चीजें चली आ रही हैं, लेकिन लिखित में नहीं है, और नए मेयर को लेकर एलजी के पास अधिकार बहुत ज्यादा है। देखिए ऐसा है कि लोकतंत्र में परंपराएं भी महत्वपूर्ण है और नियम भी महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा परंपराओं पर ही आधारित है, तो ऐसा भी नहीं कि परंपरा को एकदम से आप वो किनारे फेंक दें। लेकिन कई बार सरकारें जो है अपने हिसाब से या जो जिसके फेवर में होता है वो परंपराओं को किनारे भी कर देते हैं। जैसे बड़ी पुरानी परंपरा सब जगह थी कि लीडर पोजीशन में जो डिप्टी चेयरपर्सन है, डिप्टी उपसभापति वो विपक्ष का होगा। लेकिन पिछले कई वर्षों से विधानसभाओं में और संसद में वो उपसभापति जो है विपक्ष के बजाय सत्ता पक्ष को मिलने लगा। वो परंपरा अपने आप खत्म हो गई। ये परंपरा जो प्रोटम स्पीकर वाली है, प्रोटम उसकी है कि वरिष्ठतम होगा, ये लोकसभा से लेकर के और नगर निगम तक ये लागू होता है कि वरिष्ठ सदस्य जो वरिष्ठतम होता है उसको बनाया जाता है। लेकिन ऐसा है तो नहीं, लेकिन ऐसा भी तोड़ा गया। मैं बता रहा हूं, पिछली 2014 में जब लोकसभा चुन के आई तो कमलनाथ को बनाया गया प्रोटम स्पीकर, वरिष्ठतम थे वो। लेकिन 2019 में मेनका गांधी वरिष्ठतम थी, लेकिन कोई और बने प्रोटम स्पीकर। तो परंपराएं जो है अपने हिसाब से तोड़ी मरोड़ी जाती रही हैं देश में सब जगह। अब सवाल ये है कि परंपरा जब सूट करती है तब वो परंपरा बन जाती है, जब परंपरा आड़े आती है तो परंपरा तोड़ दी जाती है। ये राजनीतिक दलों का एक चरित्र हो गया है, और मुझे लगता है कि आज का जो दृश्य है कम से कम ये अशोभनीय दृश्य है। इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की भी है और भारतीय जनता पार्टी की भी है। एक की केंद्र में सत्ता है और एक की सत्ता दिल्ली और नगर निगम में है, बहुमत है। तो ये जिम्मेदारी तो उनको लेनी पड़ेगी। ये तस्वीरें तो शर्मसार, नियम और परंपराओं के नाम पर माननीय आपस में ऐसे मारपीट, ऐसा लग रहा है कि गली के गुंडों वाली तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें तो वहीं दिखाई देती है। मान्यों से इस तरह के आचरण की उम्मीद कतई नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए सभी के चेहरे भी साफ साफ हैं। आपके इलाके में जब ये पार्षद पहुंचेंगे तो जरा सवाल भी पूछिएगा कि जब वो इस तरह की तस्वीरें सदन के भीतर दिखाएंगे तो उनके आचरण से और किस तरह की उम्मीदें की जाएं। प्रवेश वर्मा जी, लेकिन सवाल तो बड़ा है ना, आपके पास संख्या बल है नहीं,
लेकिन कॉन्फिडेंस बीजेपी ऐसा दिखाती है हमारा ही मेयर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, तो उनका डरना स्वाभाविक है। राज्यों में तो ऐसे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं, जब संख्या बल कम होते हुए भी जिस भी तरीके से बीजेपी ने अपनी सत्ता वहां पर स्थापित कर ली। देखिए, जो आंकड़े कहते हैं वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो फिगर हैं वो काफी ज्यादा हैं, फिर भी ये लोग डर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि क्यों डर रहे हैं। जो भी पार्षद वोट डालता है वो अपनी पार्षद कैसे वोट डाले, दिखाकर वोट डाले, सबको बताकर वोट डाले, ये उसका अधिकार है। तो अगर इनको अपने पार्षदों के ऊपर ही कोई भरोसा नहीं है या इनके पार्षदों को, इनके नेताओं के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। इनकी संख्या हमारे से काफी ज्यादा है, फिर भी इनको अगर ये लगता है कि हमारा मेयर बनेगा, तो इनको ऐसा इसलिए लगता होगा कि इनको अपने नेताओं के ऊपर में विश्वास नहीं है। अब ये पहले से ही मानकर बैठ गए कि मेयर इनका नहीं बनेगा। मैं तो समझ नहीं पाता कि ये क्या सोच। आज अगर ये शपथ होने देते सभी पार्षदों की, तो सारे पार्षद अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम कराते, हमारे आगे की प्रक्रिया बढ़ती। एक इतना बड़ा इलेक्शन हुआ है, इतना हमारी सरकार का, हमारी जनता का इतना पैसा उसमें खर्च होता है, और उसके बाद में इस पूरे का मजाक बन जाना, वहां पर गुंडागर्दी करना, और बार बार अगर आपके द्वारा भी ये बोला जाएगा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्षद लड़ रहे थे, तो मैं इस बात को ठीक नहीं मानता। वहां पर केवल जो लड़ रहे थे वो आम आदमी पार्टी के पार्षद ही लड़ रहे थे। सारे टेलीविजन के ऊपर में जो दिखाई दे रहे हैं पार्षद, वो केवल आम आदमी पार्टी के पार्षद ही हैं। वो हमारे को मार रहे थे, हमारे पार्षदों को मार रहे थे, हमारे पार्षदों को चोट लगी। हम तो चाहते थे कि शपथ ग्रहण हो, वो लोग नहीं चाहते थे कि शपथ ग्रहण हो। तो अगर वो नहीं चाहते तो करने के लिए संजय सिंह जी के वो हमारे से लड़ेंगे। हाँ, वो तो तस्वीरें सामने हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले मार रहे थे, जब वो माइक तोड़ रहे थे तो उनके हाथ में चोट लग गई। जब वो कुर्सियां उठाकर मार रहे थे तो उनके हाथ में चोट लग गई। सौरभ भारद्वाज, हमारे किसी पार्षद ने कुर्सी नहीं उठाई, हमारे किसी पार्षद ने मेज नहीं उठाई। दिल्ली की जनता देख रही है इन तस्वीरों को, पार्षदों ने माइक तोड़े। ठीक है सौरभ भारद्वाज, उनकी बातों पर आपकी टिप्पणी। और आपको अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है क्या सौरभ भारद्वाज जी? मैं तो दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं। चित्रा जी बोले सौरभ जी। चित्रा जी, मैं तो आपको कानून पढ़ के बता रहा हूँ और हाईकोर्ट का जजमेंट बता रहा हूँ। जस्टिस भाकरू का जजमेंट है दिल्ली का, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस ओनिका मल्होत्रा 2015 का। क्या कहता है? The scheme of constitution revealed in the article 243R and 243S of the constitution expresses that the members nominated to the corporation in the union territory of Delhi do not have the right to vote in the meetings of corporation। ये तो क्लियर है। और इसके खिलाफ ये लोग डबल बेंच में गए और वहां पे भी इसको अपहोल्ड किया। मतलब मैं आपको कह रहा हूं डीएमसी एक्ट के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर है, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा हुआ उसके अंदर ये फैसला है, और ये चीज डीएमसी एक्ट के संशोधन में नहीं बदली गई है। अगर बदली गई है, मैं चैलेंज करता हूं प्रवेश वर्मा जी को और उमेश सहगल जी को, दिखाएं कहां पे बदली गई है, कौन सा सेक्शन बदला गया, मुझे दिखा दो भाई। ये सिर्फ झूठ आपके चैनल के अंदर बोल रहे हैं। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या दिल्ली में मेयर के चुनाव में आप बीजेपी दोनों ही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही हैं? आपके जो जवाब मिले हैं 79% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 21% लोगों का जवाब नहीं में है। उम्मीद यही कि कल फिर से जब सदन में बीजेपी और आपके पार्षद जाएंगे तो कम से कम आज जैसा काला दिन दिखाई नहीं दे और कामकाज और शपथ ग्रहण सुचारू रूप से चले। इसी उम्मीद के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।